मैं बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ कि मैंने किसी की बिल्कुल। बातों पे विश्वास करके गलत चीज से अप्लाई करके, वो तो हाँ अच्छी बात क्योंकि है, हो चुका। हाँ लकी था, लास्ट। बहुत लकी थे ना, बट सब लोग हाँ। लकी नहीं होंगे इतने कि हाँ सबका नहीं। हो जाएगा दूसरी बार में भी सिलेक्शन। हाँ। ओके। तो एम्बेसी वाले में जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था, हालांकि ठीक है आपने गलती कर दी, लेकिन बट फिर भी जनरल लोग पूछते हैं कि एप्लीकेशन की कितने कॉपी भेजनी होती है, और आप हाँ, स्टाइल का गलती की तो आपने बाद में पढ़ा भी होगा कि सही कैसे करना बिल्कुल होता बिल्कुल। है। तो क्या प्रोसेस होता है, कितने कॉपी भेजनी अ, होती है एप्लीकेशन की? सबसे पहले तो एम्बेसी ट्रैक में मिलती है हमारी 4 सेट्स बनते हैं। हम्म। सबसे पहला बनता है आपका ओरिजिनल सेट, और 3 होते हैं फोटोकॉपी सेट होता है वो पूरा। तो मैं तो मतलब सिंपली मैं बताऊंगी कि पहले एक ओरिजिनल सेट बनवा लेना चाहिए। मतलब ओरिजिनल सेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल होने चाहिए, हम्म। मतलब जो आप प्रिंट आउट निकालते हो भरने के बाद। हम्म। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म्स के बाद आपकी जितने भी अपोस्टल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जरूरत पड़ती है, जैसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करने वाला, आपके मम्मी पापा का वोटर आईडी कार्ड, हम्म। और जितने भी आपके एप्लीकेंट्स के हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो भी अपोस्टल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, और वो हम्म। भी ओरिजिनल अपोस्टल डॉक्यूमेंट्स। हम्म। ओरिजिनल कॉपीज नहीं भेजनी होती, अपोस्टल डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, तो उसको। एक और बार इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इस वाले में है कि अपोस्टाइल मतलब अक्सर जब बात करते हैं अपोस्टाइल वालों से तो बोलते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही दो, हम उस पर ही करवाएंगे। तो इंडिया में तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोबारा मिलते नहीं है, इजिली हाँ नहीं हाँ, मिलते। तो मतलब ओरिजिनल पे नहीं करवाना है उसको, फोटो ओरिजिनल पे कॉपी। नहीं करना। ये बहुत फोटो बहुत कॉपी। लोग कभी हम्म। मैसेज आते हैं कि लोग गलती कर देते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे नहीं कराना होता है आपको। और अगर आप एक अपोस्टल सर्विस को कांटेक्ट करते हो तो वो हम्म। आपको मैसेज करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फोन से एक पीडीएफ रीडर आता है बनाने के लिए, तो आप उसको पीडीएफ बना के उनको वो भेज देते हो। ओके। आजकल तो ऐसे ही होता है। और वो भेज देते हो, फिर उसको वो पोस्टल करा के, और वो आपके घर पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कुरियर कर देते हैं। तो अच्छा। वैसे होता है, तो आपका ओरिजिनल या डॉक्यूमेंट आपके पास ही है, उस पर कुछ नहीं हुआ है। उसका कितना आपको टाइम लगा था करवाने में ये प्रोसेस अपोस्टाइल का? मोस्टली वो 3 से 4 दिन लेते हैं। अगर आप दिल्ली ऑब्वियसली। में, मोस्टली जो सर्विसेज होती है दिल्ली में ज्यादा जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि कुरियर वुरियर का टाइम नहीं हाँ, लगता है। तो बाकी 4 दिन में हो शहरों जाता में थोड़ा ज्यादा टाइम लग है। बाकी सकता है थोड़ा करने सा में। टाइम लग सकता है, 1 हफ्ता लग सकता है, उससे भी अच्छा ऊपर। अच्छा अच्छा। तो बाकी शहरों में तो मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ नहीं हाँ। करना है आपको, उसका पीडीएफ, प्रॉपर कलर पीडीएफ बना हाँ करके आप उस पे पस्टाइल करवाओ। और बाकी जो 3 कॉपी होती है उसमें बस उसकी फोटो कॉपी लगती है, नोटराइज। हाँ, बाकी सब फोटो कॉपीज लगा लो। अब वो आपकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपका मन कर रहा है तो आप कलर फोटो कॉपीज भी करवा सकते हो, आपका मन है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपीज भी करवा नोटराइज सकते करवाना पड़ता है क्या उसको? हो। अपोस्टाइल में जब आप कराते हो तो अपोस्टाइल का मैंने प्रोसेस भी चेक करा था कि अपोस्टाइल में क्या होता है। तो वो पहले नोटराइज होता है, उसके बाद एक मिनिस्ट्री की स्टैंप लगती है। तो वो ओके। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट नोटराइज नोटराइज है ही वो। आ रहा होता है। फिर उसके बाद एक हम्म। मिनिस्ट्री की स्टैंप लगने के बाद वो अपोस्टाइल बोल देते हैं उसको, तो वैसा हो जाता ओके। और अपोस्टाइल ये सारे ही डॉक्यूमेंट कराने पड़ते हैं जैसे कि, या सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे वोटर है। आईडी वगैरह हो गया, या फिर जैसे हम लोग कि कुछ देखो, एक्स्ट्रा सबसे करिकुलर पहले तो एक्टिविटीज हैं? हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिल्कुल आपको पोस्टल कराने की जरूरत नहीं है उसको। ओके। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं करानी है। बीच का जो पार्ट होता है, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट जो पोस्टल कराने होते हैं, वो होता है एक आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ कर सकता है, वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है। तो वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए वो पोस्टल कराना पड़ता है, प्लस आपका मम्मी पापा का रिलेशन बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास फैमिली रजिस्टर ऑफ मतलब होता नहीं है कुछ। तो वो हाँ। अपने मम्मी पापा का वोटर आईडी कार्ड पोस्टल करवा सकते हैं। अच्छा। और तीसरा होता है आपका स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, जो आपकी हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसमें 10th 11th 12th आपकी जो 3 ईयर होते हैं उनका समअप करके एक पेज पे लिखा होता है। तो अच्छा। उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल होते हैं वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं देते हैं, उनको बोलते हैं कि हम्म। हमारे नहीं पता ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है। अगर बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट मिल रहा है तो उसको पोस्टल करवाना चाहिए, लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिल रहा है तो आपको हम्म। 10th 11th 12th का जो मार्कशीट है उनको पोस्टल करा के और साथ में अटैच करके लगाना होता है एज अ ट्रांसक्रिप्ट। हम्म। और लास्ट में होता है आपका हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो कि आपका 12th क्लास का मार्कशीट होता है। तो अगर आप ट्रांसक्रिप्ट आपके पास नहीं है तो आप वो 10th 11th 12th का तो पोस्टर मार्कशीट्स। कराओगे, बाकी हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में भी आप अपना 12th का मार्क्स लगाओगे। तो लोग ओके। बहुत गलती करते हैं, वो एक बार ट्रांसक्रिप्ट में लगा देते हैं तो वो यहाँ पे नहीं लगाते, कह रहे हो तो गया काम, लेकिन नहीं। वो ऐसा ट्रांसक्रिप्ट भी लगना है और एक वहां पे भी लगना होता है, तो 2 बार 12th का मार्कशीट आपको पोस्टर कराना पड़ता है अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है नहीं तो। है तो। अच्छा, कई बार ये भी लोग पूछते हैं कि मेरा 12th में तो 80% है बट मेरा 11th में नहीं है, कोई मैटर करता है वो? मैटर मेरे ख्याल से फाइनल जो एग्जाम है वो मैटर करता है, 10th 11th फाइनल, का क्या है वो मैटर नहीं करता है इतना। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट में जब समअप करते हैं ना, तो आपकी 12th के मार्क्स कभी कभार होता है जो 12th के मार्क्स जो समअप करके आता है वो आपका 80% से कम निकलता है। हम्म। लेकिन वो वाला मैटर नहीं करता, आपका हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में जो आपके 12th के मार्क्स आए सिर्फ वो मैटर करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट वो ऐसा मांगते हैं आपके हाई स्कूल ईयर्स के लिए, बाकी 12th का मैटर करता है कि आपके 80% है कि नहीं। जो अगर सर्टिफिकेट है वो मैटर करेगा। हाँ, वो मैटर करता है। ओके। और एक चीज और, जैसे कई बार इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों का है कि ग्रेड कन्वर्जन का जो उनका है कि ग्रेड कन्वर्जन कैसे करें जीपीए का जो होता है। तो कई बार है कि स्कूल वाले हैं उनको भी पता नहीं है कि कैसे करना है, तो कैसे आपने किया वो और कैसे करना होता है? जैसे मेरे को तो जो, अगर मैं जिनको बता एडवाइस दे दूं कि जो सीबीएसई बोर्ड है उनको ग्रेड कन्वर्शन करने की जरूरत ही नहीं है।
अच्छा। आपने वहां पे देखोगे तो वहां पे पॉइंट स्केल का भी होता है और उसमें लिखा होता है और अगर आपके मार्क्स 100 पॉइंट स्केल पे है तो जो सीबीएसई Exactly. वाले जो बच्चे होते हैं उनका ऑलरेडी मार्क्स होता है वो 100 पॉइंट स्केल में आते हैं, जैसे इंग्लिश में 100 में से इतने मार्क्स आए हैं, इतने में से इतने मार्क्स आए हैं। Exactly. नीचे वो पूरा मेंशन नहीं होता कि परसेंटेज कितनी है, वो आप अपने फॉर्म में भर सकते हो कि आपकी परसेंटेज इतनी है। हम्म। लेकिन अगर आपके 100 में से आउट ऑफ मार्क्स दे रखे हैं तो आपको ग्रेड कन्वर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम्म। आप नहीं है उसमें मार्क्स, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका A+B ग्रेड और C ग्रेड डाल रहे होते हैं या फिर पॉइंट में देते हैं, तो आप उसको scholar.com होता है, वहां पे जाके आप उसको ग्रेड कन्वर्शन कर सकते हो और अपने आप अपने स्कूल से बोल सकते हो कि आप मतलब उनको चेक कर लो। वो चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल सही है, फिर वो उनकी स्टैंप लगा सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट डॉक्यूमेंट है। तो आप ऐसे कर आप सकते हो। मैंने जरूरी तो है स्कूल का लगाना। स्कूल का लगाना बहुत जरूरी है, वो ऐसे मानेंगे नहीं। अगर आप नेट से निकलवा भी लोगे कि आपका जो ग्रेड कन्वर्शन है वो इतना इतना आया है, लेकिन वो वैलिड नहीं है जब तक आपके स्कूल की स्टैंप नहीं लग रही वहां पे कि ये परफेक्ट है, ये बच्चा मतलब ओरिजिनल है कि नहीं है। बट तो आपको सीबीएसई के लिए जरूरत नहीं है, अगर सीबीएसई सीबीएसई में जरूरत या नहीं है, फिर कोई सीबीएसई। स्टेट बोर्ड से भी हो और आपका 100 में से है स्कोर, हाँ है तो जरूरत वहां भी नहीं है। बिल्कुल, अगर आपका 100 में से मार्क्स आ रहा है तो आपको निकलवाने की जरूरत नहीं। मुझे भी पहले नहीं पता चल रहा था, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे करके जब मैंने पढ़ा मुझे समझ में आया कि 100 पॉइंट स्केल क्या होता है, तब मुझे पता चला कि उसमें जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, एग्जैक्टली और ये कई स्टूडेंट्स का है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से रूल्स चेंज हुए हैं रिसेंटली कि एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, मान लो 12th मेरा होने वाला है मार्च में या फरवरी में, तो अभी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते नहीं कर सकते अगर मार्च में होने वाला है, क्योंकि उसमें एक एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन में भी आपको एक डेट दे रखी है कि आपको इस डेट तक अपना जो रियल सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना लगाना पड़ेगा। हम्म। तो आपको दिसंबर में वो लगाना पड़ेगा, लास्ट दिसंबर तक। तो हम्म। तब तक तो किसी को सर्टिफिकेट नहीं आने वाले हैं, तो आपको लगाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए तो आप नेक्स्ट ईयर ही कर सकते हो आप अप्लाई। नेक्स्ट ईयर। ठीक है। और उसके बाद में एक सिटीजनशिप वाला आपने ऑलरेडी ऐड किया, बट फिर भी हम्म। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आधार वगैरह उसमें नहीं मानते हैं। आधार कार्ड मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये कभी कभार क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी ले भी लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी मना भी कर देती है। बिल्कुल। तो वो चांसेस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जीके एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और वो आपको ये भी नहीं करेंगे कि आपको कोई रीजन देके मना करेंगे, वो तो आपको बस करेक्ट। हटा ही देंगे। हटा आपको पता देंगे। भी नहीं चलेगा रीजन क्या है। इससे बिल्कुल बढ़िया सही। तो अपने तरफ से एकदम मतलब रिस्क क्यों लेना है, तो इसलिए वोटर आईडी कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और क्या, पासपोर्ट नहीं भी हो लेकिन वोटर का आईडी आईडी तो होते ही हाँ, है लगभग सबके पास। वोटर आईडी कार्ड तो देना चाहिए। पेरेंट्स का जैसे पासपोर्ट नहीं होता है तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो। अगर आप वैसे अगर जीकेएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो और भी अच्छी बात है, बना लेना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा बिल्कुल। और भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए जरूरत होती है। और पासपोर्ट का पोस्टल कराने की जरूरत नहीं होती, मुझे ये भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। अब ओके। पासपोर्ट हाँ, तो नहीं करानी पासपोर्ट है। को कराना है कि नहीं कराना है? तो मेनली आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ही कराना है, हाँ, पासपोर्ट या ये सब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, टॉपिक का उनको सर्टिफिकेट है, इन सबको नहीं करवाना है कुछ भी आपको। टॉपिक तो आपको वैसे भी नेट पे मिलता है उसका पीडीएफ का, वही। वो कितनी बार भी निकलवा सकते हो उसको। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपको ओरिजिनल ही वो निकलवा दो, ओरिजिनल ही होता है वो तो, उस पर क्यूआर ओरिजिनली कोड वगैरह लगा होता है सब कुछ। होता है। हम्म। बाकी जो स्कूल के सर्टिफिकेट मिलते हैं उनकी बस फोटो कॉपी या फिर कलर फोटो कॉपी लगा सकते हैं। और एक और ऐड वहां पे मैं बताना चाहूंगी कि जो लोगों का जो कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं ना वो हिंदी में भी होते हैं, तो आप ये नहीं कि बस हिंदी के जो सर्टिफिकेट्स आप उनको ऐसे ही लगा सकते हो, उनको आपको ट्रांसलेट करा के इंग्लिश में एक हिंदी का कॉपी और एक इंग्लिश का कॉपी उसके साथ में लगाना पड़ेगा। मेरे भी कुछ सर्टिफिकेट हिंदी में थे तो मैंने चेंज भी कराए थे मेरा अगर इंग्लिश। वही पूछने वाला था अभी मैं कि हिंदी में या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में हो, तो ट्रांसलेशन आपने कर लिया, लेकिन वो कैसे पता चलेगा उन्हें कि वो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है? तो उसका कैसे सर्टिफाई करेंगे कि ये ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन आप नहीं करते हो वहां पे ना, आपको अगर आप गूगल पे ट्राई सर्च करोगे तो आपको वहां सारी कंपनीज मिलती है। मोस्टली अपोस्टल वाले भी ये वाला काम करवाते हैं, ट्रांसलेशन वाला, अगर आप उनको कांटेक्ट करोगे तो वो लोग करवाते हैं ट्रांसलेशन। बस आप उनको अपना सर्टिफिकेट भेजते हो, वो ट्रांसलेशन कराते हैं, और वो ट्रांसलेशन जिस पे कराते हैं जिस पेज पे, वो अपोस्टाइल होता है। वो स्टाइल होता है, वही मैं बोल रहा हूँ कि हम वो नहीं कराते, खुद से तो करवा ट्रांसलेशन के करके भेजते नहीं हैं। ऐड कर देना है, हाँ। हाँ, प्रॉपर पूरा थॉरो प्रोसेस से जो होता है वो। भेजते हैं। ओके। वो खुद ही मतलब जो आप स्टाइल जहाँ से करवाएंगे पूछने पे वो बता देंगे आपको कि हाँ कैसे हाँ प्रोसेस। हाँ। ठीक है। और ये बर्थ सर्टिफिकेट के भी क्वेश्चंस आते हैं कई सारे कि ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास में, तो मैंडेटरी है वो या फिर उसका कोई सोल्यूशन है? बर्थ सर्टिफिकेट जैसे मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम नहीं था। मेरे पास बर्थ अच्छा। सर्टिफिकेट था लेकिन मेरे पास नाम नहीं था। नाम हाँ, डलवाने जाओ तो वो बहुत ही चक्कर कटवाते बहुत हैं, यहाँ लंबा वहाँ प्रोसेस जाओ, होता है, यहाँ जाओ, हाँ। वहाँ जाओ। तो मैंने कहा हम्म। क्या करें, तो फिर मेरे पास पासपोर्ट था अपना आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, तो मैंने अपना पासपोर्ट लगा दिया था। और वोटर आईडी कार्ड मेरा नहीं बना था तब तक, लेकिन मैंने अपना पासपोर्ट लगा रखा था। और मैंने इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करती, लेकिन मेरे पास आधार कार्ड था मेरा, तो मैंने पासपोर्ट और आधार कार्ड अपना पोस्टल करके लगा रखा था। पासपोर्ट और पोस्टल नहीं, लेकिन आधार कार्ड पोस्टल करके लगवाया था। लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी, ये थोड़ा चांसेस जरूरत मैंने ले नहीं। लिया क्योंकि मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैं उसी बिल्कुल टाइम पे वोटर आईडी कार्ड बनवा भी नहीं सकती थी, मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी चेंज नहीं करवा पा रही थी। तो बिल्कुल। इसलिए मैंने कर दिया था। अगर आपके पास कोई चांसेस नहीं है तो आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन अगर सजेस्ट तो नहीं। पासपोर्ट का जो लोग नेक्स्ट ईयर करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो बेस्ट तो यही कि पासपोर्ट बनवा लो आप, उसमें पासपोर्ट बनवा लेना पेरेंट्स का चाहिए। नाम भी लिखवा लो आप, तो आपका कई सारे डॉक्यूमेंट्स का काम तो आपका पासपोर्ट से हो जैसे जाए।
कभी कभार क्या होता है, अगर वो बाई चांस आपके पेरेंट्स का फैमिली रिलेशन नहीं ले रहे होते, लेकिन आपका पासपोर्ट जो होता है वो प्रूव कर देता है कि आपके फादर का नेम भी लिखा होता है उस पे, बिल्कुल। आपका नेम भी लिखा होता है, आपका बर्थ डेट लिखा होता है, तो वो सब कुछ एकदम काम अच्छी तरीके से होता है, तो तो पासपोर्ट बर्थ होना का हो थोड़ा। गया, सिटीजनशिप का हो गया आपका, हाँ, सब कुछ हो आपके जाता है। पेरेंट्स का रिलेशन का हो गया, सारी चीजें हम्म, प्रूव कर देगा, वो प्रूव कर देगा पासपोर्ट आपका। बिल्कुल। और उसके बाद एक कॉमन कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि जो रिकमेंडेशन लेटर लेना है हमें, वो हम्म, रिकमेंडेशन लेटर मतलब उसकी कितनी, उसकी भी 4 कॉपी लगेंगी? अच्छा, एक उससे पहले एक चीज और की है, जो एम्बेसी आपने तो बताया, एम्बेसी ट्रैक का, हम्म। यूनिवर्सिटी ट्रैक में कितनी कॉपीज एप्लीकेशन की लगती हैं और उसमें क्या प्रोसेस रहता यूनिवर्सिटी ट्रैक में बस आपको एक ही ओरिजिनल सेट बनाना होता है। है? उसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाते हैं और आपके पोस्टल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और एक वन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आता है। उसकी कोई फोटो कॉपीज की जरूरत नहीं, बस एक ही ओरिजिनल वाला वो उसमें आप डाल देते हो, क्योंकि आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी ट्रैक से, तो एक ही ओरिजिनल सेट डाल के और अपना पार्सल कर सकते हैं। और अगर एम्बेसी में कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन की 3 से 4? एम्बेसी करने होते तो क्या होता है कि एक ओरिजिनल सेट में आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जरूरत पड़ता है, दूसरा आपके 3 सेट्स में जरूरत पड़ते हैं जो आप फोटो कॉपी डालते हो। तो आप अपने टीचर से पहले ही बोलो कि जो वो ओरिजिनल सेट बनाने से पहले जो अपना जो ओरिजिनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे उसका पहले से ही 3 फोटो कॉपी बना के अलग से सील करके रख दें, और आपका जो ओरिजिनल सेट है उसको अलग करके सील करके। मैंने तो ऐसे ही करवाया था अपने टीचर से, प्रिंसिपल से हमारे थे, तो मैंने उनको बोला था कि ऐसे अलग अलग करके डालें, और क्योंकि फोटो कॉपीज में डालना पड़ता है आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक, तो आपको और फोटो सील्ड होना भी जरूरी है, नहीं कि आपने सील्ड ले लिया कॉपी। टीचर से और फिर खुद से खोल के उसको आपने 3 कॉपी नहीं लगा नहीं, दी, वो होना इनवैलिड जरूरी हो है। जाएगा। वो पूरा बंद होना चाहिए, और वो चेक करते हैं अगर आपका जो मतलब बिल्कुल ही वो एनवलप थोड़ा सा होता है ना, पड़ा हुआ जाएगी, हाँ, फटाफट खुला सा हुआ होता है, या फिर टेढ़ा सा होता है, तो वो उनको पता चल जाएगा। तो प्रॉपर उसको इसलिए। टेप वगैरह लगा के स्टेपल करके हाँ। वो स्टैम्प वगैरह और लगवा लो, आप साइन करवा लो। मैंने तो जैसे अपने प्रिंसिपल की स्टैंप भी ली थी, हमारे वाइस प्रिंसिपल की स्टैंप ली थी, अपने एनवलप पे भी ली थी मैंने, लेटर ऑफ हम्म, रिकमेंडेशन तो उन्होंने डाली डाली थी, मैंने बाहर भी स्टैंप ली थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सील, तो मुझे लगा कि एक ओरिजिनल सील और एक वेरिफिकेशन लगा, वेरिफिकेशन करने के हाँ। लिए तो मैंने उसको स्टैंप भी लिखने को बोल दिया था। बाकी अगर स्टैंप नहीं है तो वो साइन भी कर सकते हैं, पीछे एनवलप के पीछे जाके हाँ, साइन भी, तो वो हम्म। हो सकता है। ओके। तो आपने आपको जैसे एक तो हुआ कि आपने एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई किया, और हम्म, उसमें उन्होंने जब भी उनका पहला जो शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट आ गया, उसमें देखा हम्म, आपने कि मेरा नहीं हुआ है इसमें, लेकिन हम्म, अभी यूनिवर्सिटी ट्रैक की डेट बची हुई है, तो आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। तो हम्म। यूनिवर्सिटी में आपने डॉक्यूमेंट्स अपने पूरा सेट बना के यूनिवर्सिटी को भेजा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था?